वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि विमाओं डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी हमें एक घनाभ बनाना है, एक घनाभ बनाना है और घनाभ बनाने के लिए चांदी के सिक्कों को पिघलाना है। ठीक है, तो घनाभ की विमाएं हमें दे रखी हैं, यानी सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं घनाभ की विमाएं, डायमेंशंस कितनी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 ये विमाएं हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, आयतन का, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई लेंथ इंटू चौड़ाई विड्थ इंटू ऊंचाई हाइट h। ठीक है, अब इसमें मान रख दिए तो विमाएं सारी दे रखी हैं हमें 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया घनाभ का आयतन कितना 192.5। आयतन की बात हो रही है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई घनाभ की। ठीक है, अब हम बात करेंगे चांदी के सिक्के की। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि चांदी का जो सिक्का होता है वो बेलनाकार होता है। क्योंकि सिक्के को अगर आप गौर से देखें तो सिक्का इस तरह से होता है, देखिए ये गोल होता है और हल्की सी उसकी मोटाई होती है।
किस मोटाई होती है, यानी बेलन भी इसी तरह का होता है, तो बेलनाकार होता है कुल मिला के सिक्का। ठीक है, सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो चांदी के सिक्के का मतलब हमें एक बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चांदी के सिक्के की बात कर रहे हैं हम, तो चांदी के सिक्के का व्यास क्या दे रखा है हमें, देखिए चांदी के सिक्के की जगह मैं सिक्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं खाली, तो सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास क्या दे रखा है, डायमीटर क्या दे रखा है, d बराबर हमें दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जब 1.75 सेंटीमीटर है तो चांदी के सिक्के की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिक्के की त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 1.75/2। इसका जब आप भाग लगा के देखेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा त्रिज्या 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब चांदी के सिक्के की मोटाई भी दी हुई है हमें, तो सिक्के की मोटाई क्या है, सिक्के की मोटाई का मतलब है ये जो सिलेंडर है, ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई, तो सिक्के की मोटाई को हम सिक्के की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो सिक्के की मोटाई या इसकी ऊंचाई, ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, यानी h कितना 2 mm दे रखी है, 2 मिलीमीटर, mm यानी मिलीमीटर। सब जगह सेंटीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे अचानक से मिलीमीटर आ गया, तो इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 2 में हम 10 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 0.2, तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्के की मोटाई या ऊंचाई आ गई हमारे पास में 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिक्के का आयतन हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सिक्के का आयतन, सिक्के यानी बेलन, बेलन सिक्का क्या है, बेलनाकार है, का आयतन, सिक्के यानी बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, अब इस फार्मूले में मान रख दो, खाली आप मान रख दो, तो मान रखा कैसे, पाई की जगह पे लिख दिया हमने 22/7 इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर, सिक्के का त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, निकाली थी हमने 0.875, तो 0.875 स्क्वायर है इसलिए 2 बार कर दो, 0.875 इंटू h, सिक्के की मोटाई हाइट कितनी दे रखी है, कितनी निकाली हमने 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 कर दी। ठीक है, अब देखिए 0.875 और 0.875 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए अब अगली स्टेप में 22/7 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आ गया 0.766। ठीक है, इंटू 0.2 यूँ क्यों रहा। अब क्या करना है हमारे को, अब क्या करना है हमारे को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.766 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 22/7 तो यूँ क्यों रहा, इंटू दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.153, 0.153। अब क्या करेंगे, 0.153 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में, जब मल्टीप्लाई किया 0.153 को 22 से तो हमारे पास में आ गया 3.366 अपॉन नीचे 7 आ गया क्योंकि, और जब इसके अंदर हमने 7 का भाग लगाया 3.366 के 66 के अंदर, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया 0.48।
सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। आयतन निकाल रहे थे ना, तो हमारे पास में क्या आ गया, सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन हमारे पास में आ गया 0.48 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिक्के का आयतन हमारे पास में है, घनाभ का आयतन हमारे पास में है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इतना लिख लिया आपने, इसको मिटा रहा हूं मैं अब। ठीक है, अब देखिए दोनों का आयतन हमारे पास में, सिक्के का और घनाभ का। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम मान लेते हैं, माना अब घनाभ बनाने के लिए सिक्कों को पिघलाना है, तो माना घनाभ यानी क्यूबॉइड बनाने के लिए, बनाने हेतु कुल n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। संख्या हमें मालूम नहीं है, तो मान लिया कुल हेतु कुल n सिक्कों को पिघलाना है, पिघलाना पड़ेगा। अब n की संख्या याद करनी है, अतः हमारे समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारा समीकरण बन जाएगा, अतः घनाभ का आयतन, घनाभ यानी क्यूबॉइड का आयतन बराबर एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन इंटू n, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। n क्या है, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है हमारे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n वहीं रख लो, तो घनाभ के आयतन के अंदर सिक्के के आयतन का भाग लगाना है। n बराबर हो जाएगा घनाभ यानी क्यूबॉइड का आयतन यानी वॉल्यूम, इसमें डिवाइड, इसको डिवाइड करना है किससे, एक सिक्के के आयतन से, एक सिक्के का आयतन। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें हमें मालूम है। घनाभ का आयतन कितना है, हमने निकाला था 192.5। चांदी के एक सिक्के का आयतन कितना निकाला था हमने, 0.481। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 400.208, यानी लगभग 400 सिक्के। आंसर क्या आएगा, लगभग कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, लगभग 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। ऐसा क्यूबॉइड अगर हमें बनाना है इन विमाओं वाला, तो लगभग 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। आंसर यही हमारा आंसर, सिक्कों की संख्या ही हमसे पूछी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, सिलेंड्रिकल बाल्टी, बकेट रेत से भरी हुई है, सैंड से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार कोनिकल ढेरी बनाई जाती है, ठीक है, शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या, रेडियस और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्लैंट हाइट ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया हमसे, एक बाल्टी है, ये मान लीजिए कोई बाल्टी है, हमें बोलिए ये बाल्टी कैसी है, बेलनाकार है। बाल्टी कैसी है, बेलनाकार है।
तो बेलनाकार ये बाल्टी बना दी हमने। ठीक है, इस बाल्टी की जो हाइट है वो हमें दी है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, रेडियस हमें दी गई है आधार की, ये जो त्रिज्या हमें दी गई है, ये त्रिज्या हमें दी गई है रेडियस बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कहा गया कि ये रेत से भरी हुई है, ये रेत से भरी हुई है। ठीक है, और इसको खाली किया, इसमें मतलब जितनी भी रेत आई, यानी इसका जो आयतन है उसके बराबर ही रेत आएगी। ठीक है, तो बेलन के आयतन के बराबर जो रेत है उससे क्या की गई, एक शंकुआकार ढेरी बनाई गई, एक इस तरह की ढेरी बनाई गई, कोनिकल ढेरी, ये शंकुआकार ढेरी। ठीक है, ठीक है, तो इस ढेरी की जो ऊंचाई है, शंकुआकार ढेरी की जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट हमें दे रखी है कितनी, ये हाइट हमें दे रखी है कितनी, हाइट हमें दे दी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस ढेरी की त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये रेडियस, त्रिज्या, और स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी में भरी हुई रेत से ये हमने कोन बनाया है, शंकु बनाया है, शंकुआकार ढेरी बनाई है, इसलिए इन दोनों का आयतन सेम होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का आयतन सेम होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई, इसको हमने h1 लिख दिया है, h1। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि दो बार ऊंचाई आएगी, बाल्टी की ऊंचाई की बात करेंगे हम और शंकु की ऊंचाई की बात करेंगे, इसलिए हम इसको h1 और शंकु को h2 बोल देंगे। ठीक है ना, तो इसको h1 बोल दिया। h1 बराबर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो ऊंचाई दे रखी है, और बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम R1 बोल देंगे, R1 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से शंकु की बात करते हैं। शंकुआकार ढेरी जो है, शंकुआकार कॉनिकल ढेरी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, इसको h2 बोलेंगे, h2 बराबर कितनी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, और शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन मालूम नहीं है, माना R2 है, त्रिज्या मान लिया हमने, माना क्या है, इक्वल्स टू R2 मान लिया इसको, R2 मालूम नहीं है हमें, इसलिए इसको R2 मान लिया हमने। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दोनों का, बेलनाकार बाल्टी और शंकुआकार ढेरी, इन दोनों का आयतन समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समान, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी की अंदर जो रेत थी उसको खाली करने से ही शंकुआकार ढेरी बनी है। अतः अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, बाल्टी का आयतन, बेलनाकार शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बाल्टी लिख रहा हूं, आप बेलनाकार भी लिख सकते हैं। अतः बाल्टी का आयतन, यानी बाल्टी की रेत का आयतन बराबर
शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार कोनिकल ढेरी का आयतन। ठीक है। अब बाल्टी के आयतन का फार्मूला, बाल्टी कैसी है, बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाल्टी की, तो बाल्टी की त्रिज्या को हमने R1 बोला था तो इसको R1 लिख देंगे, और उसकी ऊंचाई को H1 बोला था इसलिए H1 बोल देंगे। ठीक है। इक्वल्स टू शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि शंकु की त्रिज्या को हमने R1 बोला था इसलिए इसको R2 बोला था, इसलिए इसको R2 कर दिया, और इसकी ऊंचाई को H2 बोला था इसलिए H2 कर दिया। ठीक है। अब देखिए, अब मान रख देते हैं, इतनी बात तो समझ आ गई। फार्मूले लिखे हैं सीधे सीधे हमने। ठीक है। अब देखिए मान लिख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला में ही इधर पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू, इधर बचा 1/3 R2 का स्क्वायर और इंटू H2, ये बचा हमारे पास में। अब इसमें मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 18, 18 का स्क्वायर करना है, यानी 18 इंटू 18 इंटू H1, H1 कितना है 32, तो इंटू 32 इक्वल्स टू 1/3, 1/3 क्या चीज, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर मतलब R2 तो हमें मालूम नहीं है, तो वहां पर R2 का स्क्वायर यूं क्यों लिख दिया, R2 का स्क्वायर यूं क्यों लिख दिया, इंटू H2, इंटू H2, यानी H2 कितना है 24, तो इंटू 24। ठीक है। अब देखिए R2 को यहीं रहने देंगे, R2 को यहीं रहने देंगे, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम R2 को यहीं रहने दें और बाकी संख्या को इधर ले जाएं, R2 का मान निकालना चाहते हैं अगर हम, तो 24/3 है ये, 24/3 R2 हो गया, 24/3 R2 जब इधर जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम R2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ऊपर आ गया 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 ऊपर आ गया, अपॉन नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 24। ठीक है। अब देखो 8 से काट देते हैं, देखिए ये 8 × 24, हाँ ये हम काट सकते हैं किसे, 4 से, 8 चौक 32, कैसे कटेगा देखिए, 24 और 32, नीचे 24 है ऊपर 32 है, तो ये 8 चौक 32, और ये हो गया 8 × 24, 3 आ गया। ठीक है। इस 3 से ये 3 कट गया, तो बचा कितना, 18 इंटू 18, 18 इंटू 18। ठीक है। और ये 4 बच गया, इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है। तो 18 इंटू 18 इंटू 4 करेंगे, कितना आ गया, 18 इंटू 18 इंटू 4। तो देखो इसको हम करेंगे R2 का स्क्वायर बराबर
18 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए 18 इंटू 18 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1296। तो यानी हमारे पास में आ गया R2 का स्क्वायर बराबर 1296। और अगर खाली R2 की बात करें तो R2 बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1296। ठीक है, और 1296 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो R2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 36। R2 क्या थी हमारी शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या। तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या तो हमने निकाल ली, कितनी आ गई 36। ठीक है, अब हमें सवाल में कहा गया त्रियक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। इस ढेरी की स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, एल भी ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, देखिए एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। तो आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच कितनी है, ऊंचाई कितनी थी हमारी, ऊंचाई थी 24। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई देखिए 24, 24 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 का स्क्वायर 1296। वो अभी यहां पर भी लिखा हुआ है, देखिए 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, ये अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया अंडर रूट, जोड़ा तो 1872। तो चाहे तो आप 1872 यहीं पर आप रुक सकते हैं, अंडर रूट 1872 इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे जब हम तो हमारे पास में क्या आ जाएगी स्लैंट हाइट 43.26। ये इसकी त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो अंडर रूट पे भी रुक सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो तरीका संबंध पूछना चाह रहा है आपसे कि स्लैंट हाइट निकालते आखिर कैसे। ठीक है ना, या फिर आप वर्गमूल अगर निकालना जानते हैं तो 43.26 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर है स्लैंट हाइट। दोनों चीज़ निकाल ली हमने, त्रियक ऊंचाई भी निकाल ली और ढेरी की त्रिज्या भी निकाल ली। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। इस नहर में पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। पानी की गति स्पीड क्या दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए सबसे पहले तो हम नहर की बात कर लेते हैं। देखिए नहर के लिए बताया गया हमसे कि भाई जो नहर है वो 6 मीटर तो चौड़ी है, ये तो 6 मीटर है, और 1.5 मीटर गहरी है, 1.5 मीटर गहरी। तो अगर इस नहर के अनुप्रस्थ काट की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू गहराई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नहर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नहर पहले तो लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर 6 मीटर, गहराई यानी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो नहर
का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? चौड़ाई इंटू गहराई, चौड़ाई इंटू गहराई 6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 9। क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नहर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। ठीक है, अब देखिए पानी की गति की बात करते हैं। हमें कहा गया है कि पानी की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यानी 1 घंटे पानी की गति, मैं लिख देता हूं, पानी की गति स्पीड क्या दे रखी है हमें? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप देखिए किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 10 किलोमीटर बोला है हमसे, तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 अपॉन घंटा, यानी 60 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 1000/6, 1000/6 मीटर प्रति मिनट। तो अगर हम प्रति मिनट की बात करें, हमें स्पीड दी गई थी प्रति घंटे में, हमने प्रति मिनट स्पीड निकाल ली कि 1 मिनट के अंदर कितना जाता है प्रति मिनट? 1000/6 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में जब 1000/6 मीटर जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, 1 मिनट में, मिनट का एम लिख रहा हूं, 1 मिनट में 1 मिनट में पानी की गति 1 मिनट में बहने वाले पानी की मात्रा बराबर कितनी है? 1000/6 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो 30 मिनट में 30 मिनट में बहने वाले पानी के कितनी हो जाएगी? इंटू 30, 1000/6 इंटू कितना? 30, यानी कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1500 इंटू 30, 1500 इंटू 30 यानी 45,000, 45,000। क्योंकि आयतन की बात हो रही है तो उसको घन मीटर बोलेंगे, मीटर क्यूब। 1 मिनट में बहने वाले पानी की मात्रा यानी आयतन, मात्रा का मतलब आयतन हो गया, कितना दे रखा है? 1000/6। 30 मिनट में कितना बहेगा? इतना। ठीक है, तो 30 मिनट में जो पानी बहेगा उसका आयतन हमें मालूम चल गया, वो है 45,000। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो हमारे पास पानी की मात्रा तो हमारे पास में आ गई, लेकिन क्षेत्रफल हमें नहीं मालूम कि कितने क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि x क्षेत्रफल होगा, उसमें वो सिंचाई कर पाएगा। ठीक है,
x क्षेत्रफल में वो सिंचाई कर पाएगा। यानी 30 मिनट में जो पानी बहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? खेत के क्षेत्रफल और पानी की ऊंचाई। सिंचाई के लिए क्या जरूरत है? देखिए 30 मिनट में जो पानी बहा है, 30 मिनट में, मैं इसको मिटा ही देता हूं, मिटा के नए सिरे से लिख देता हूं। अब लिखना है 30 मिनट में, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन इसके बराबर होगा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल इनटू पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई या गहराई जो भी है, पानी की गहराई। ठीक है, पानी की गहराई। ठीक है, अब 30 मिनट में बहे पानी का आयतन तो हमें मालूम है। ठीक है, तो यहां पे 30 मिनट में बहे पानी का आयतन तो हमने लिख लिया 45,000। खेत का क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल यूं क्यों रहने दिया? खेत का क्षेत्रफल हमने यूं क्यों रहने दिया? इनटू पानी की गहराई, वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले सब जगह हमने मीटर की बात की है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग लगा देंगे, तो 8/100, 8/100 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं मीटर के अंदर, तो कैसे करेंगे? खेत के क्षेत्रफल को यहीं रहने देंगे, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 45,000 तो यूं क्यों रहेगा इधर? 45,000 तो यूं क्यों रहा? और 8/100 जब इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 100/8, यानी 45,000 इंटू 100/8। अब 8 को और 45,000 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा? 8 को और 45,000 को काटेंगे तो हम 45,000 के अंदर अगर हम भाग लगा दें 8 का, तो हमारे पास में आएगा 5,625। 5,625 हमारे पास में आ जाएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में? 5,625 के आगे 2 जीरो और लगा दो। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, यानी वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? कितना आ गया? 5,62,500 मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इस प्रश्नावली का, यानी 13.3 का 9वां और आखिरी सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, एक टंकी है बेलनाकार, ये बेलनाकार टंकी है। ठीक है, इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है, यानी इसकी ये जो चौड़ाई है डायमीटर, ये हमें दे रखा है 10 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 5 मीटर। और 2 मीटर गहरी, इसकी जो हाइट है, गहराई है, ये दे रखी है 2 मीटर। को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा, एक पाइप है
एक पाइप है, ये पाइप है मान लीजिए, इस पाइप का व्यास है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर व्यास, यानी डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे जोड़ता है, एक नहर से जोड़ रखा है, ये नहर है मान लीजिए, यहां पे कोई नहर है, इससे जोड़ दिया। ठीक है, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, ये जो पानी है पाइप के अंदर, पानी की जो गति है वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? कितना समय लगेगा टंकी को भरने में? सवाल समझ में आ गया कि नहर से पानी को लाया जा रहा है, एक टंकी है किसान के पास में जिसकी रेडियस 5 मीटर है और जिसकी गहराई 2 मीटर है, और इसमें जो पाइप जोड़ा गया है वो 20 सेंटीमीटर व्यास का है, यानी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ रहे हैं और उसमें पानी की गति बता रखी है कि 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पानी इसमें फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो कितनी देर में ये टंकी पूरी भर जाएगी? ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पाइप है इसके अंदर कितना पानी आता है, यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है? देखिए, पाइप की त्रिज्या हमें मालूम होनी चाहिए, रेडियस की त्रिज्या, रेडियस आर बराबर कितनी है? कितनी दे रखी है हमें? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो व्यास था 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई थी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में बदला, 100 का भाग लगाया, तो हमारे पास में क्या आ गया? 0.1 मीटर। तो पाइप की त्रिज्या कितनी है? 0.1 मीटर या 0.1 मीटर, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए, पाइप की त्रिज्या तो हमें मालूम है, तो पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पाइप कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो अगर पाइप को काटेंगे तो वृत्त हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इस पाइप का निकालना है। क्योंकि वृत्ताकार होता है इसलिए फार्मूला क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे हमें मालूम है, पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, अभी कुछ भी नहीं लिख रहे हम, पाई यूं क्यों रहने दिया? आर स्क्वायर, आर की जगह पे 0.1, 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वही 0.1 पाई। पाई की जगह मान नहीं रखा है हमने, पाई रहने दिया है। वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ये वर्ग मीटर। तो पाइप में कितना पानी आ रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 0.1 पाई। ठीक है, तो ये तो हो गई पाइप में कितना पानी आ रहा है। अब पानी की गति हमें दे रखी है, पानी की गति। अब गति की बात करेंगे। पानी की गति हमें क्या दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर, प्रति घंटा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रति मिनट हम इसकी गति ज्ञात करना चाहें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 3 को
किलोमीटर को मीटर में बदल दो पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और घंटे को मिनट में बदल दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, पानी की गति 50 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट हमें गति प्राप्त हो गई इस पानी की। 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, 1 मिनट में 50 मीटर पानी चलता है। ठीक है, अब पानी की गति जब हमें मालूम चल गई और पाइप का क्षेत्रफल हमें मालूम चल गया, दोनों चीजें हमें मालूम चली, गति भी मालूम है और इस पाइप का क्षेत्रफल भी मालूम है, तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा ये भी हमें मालूम चल सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 1 मिनट में पाइप से बहने वाले पानी का आयतन, पानी कितना हो जाएगा, पानी का आयतन कितना पानी हो जाएगा, क्षेत्रफल जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाइप का, वो हो जाएगा पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, इनटू पानी की गति, स्पीड, गति, पानी की गति। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो हमने निकाला था 0.1 पाई। गति कितनी दी हमने, 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए 50 मीटर। अब देखिए क्या करते हैं हम, 0.1 पाई था ना ये, 0.1 पाई, अ, 0.01 है, 1 नहीं है, 0.01 है, 0 और है साथ में। ठीक है, तो 0.01, यहाँ पे 0 और लगाओ, 0.1, 0.01। तो जब पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ लगा दो 0.01। ठीक है ना, तो 0.01 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा, 1, और आगे 2 जीरो, दो डिजिट है इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, अब 50 को 100 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा हमारे पास में। कितना आ गया, 1/2 पाई। 1/2 पाई को हम कह सकते हैं 0.5 पाई, 0.5 पाई। पाई को यूं क्यों रहने दे रहे हैं हम, और ये हम आयतन की बात कर रहे थे इसलिए इसको घन मीटर बोलेंगे, मीटर क्यूब, घन मीटर लिख दें। ठीक है, तो अब 1 मिनट में बहे हुए पानी का आयतन भी हमारे पास में आ गया कि 1 मिनट में कितना पानी बहता है। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है ये तो हमें मालूम चल गया। अब कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में, यानी टैंक का जो आयतन है वो किसके बराबर होना चाहिए, पाइप से बहे पानी के आयतन और इनटू समय। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब क्या लिखना है हमें, देखिए अब हमारे पास में आ गया टैंक का आयतन। अब देखिए टैंक का आयतन बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा,
1 मिनट में पाइप से 1 मिनट में पाइप से बहा पानी इनटू समय या मिनट, ठीक है। टोटल समय 1 मिनट में जितना पानी बहता है वो उसका आयतन और मिनट यानी समय, ठीक है। अब हमें समय या मिनट ही ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो टैंक का आयतन कितना है हमारे पास में, बेलनाकार टैंक का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। टैंक के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इक्वल्स टू 1 मिनट में बहा पानी कितना है, वो हमने अभी निकाला था। 1 मिनट बहा पानी है 0.5 पाई, तो 0.5 पाई, ठीक है, इनटू समय को हमने t मान लिया। मान लीजिए समय है t, या समय ही मान लो, खाली समय को समय ही लिख लो, समय, ठीक है। अब देखिए समय अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए इधर से पाई इधर से पाई, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर इंटू एच बटा 0.5, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, अगली स्टेप लिख रहा हूं मैं। समय या टाइम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्यों आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी आर स्क्वायर एच अपॉन 0.5, ठीक है। अब आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास में, आर कितना है, इस बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी थी, 5 मीटर, ठीक है। तो आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 यानी 25, इंटू एच कितना था, 2 मीटर, इस टंकी की गहराई कितनी, 2 मीटर, तो 2 कर दो, अपॉन 0.5 यानी 25 दूनी हो जाएगा 50, 50 के अंदर हम 0.5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 बटा 5, तो 500 बटा 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। अब समय क्या आया 100, बात हो रही है मिनट की, तो इसको 100 मिनट बोलेंगे, मिनट, 100 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं, समय की जगह मिनट लिख सकते हैं, शब्द मिनट। और यहां पे 1 मिनट की बजाय पाइप में बहा पानी का आयतन लिख देंगे, प्रति मिनट पाइप में बहा पानी इंटू मिनट, ऐसे लिख देंगे। यहां 1 मिनट शब्द हटा करके प्रति मिनट, प्रति शब्द लिख दूंगा मैं, प्रति मिनट पाइप में बहा पानी इंटू मिनट, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये जो प्रश्नावली है 13.3 ये समाप्त हो जाती है। समझ में आ गया होगा सवाल आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं।